वेलकम ऑल। आज रिक सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग का डे 2 है और इसमें हम लोग सीखेंगे तीन चीजें, तीन एलिमेंट्स है इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के, इस सेशन के। नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन रिग एंड देयर फंक्शंस, मतलब रिग में कौन कौन से पोजीशंस होते हैं, पोस्ट होते हैं, पद होते हैं और उनका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं। ये ब्रीफ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि सारे देखने वालों को, सारे व्यूवर्स को एक आइडिया हो कि कौन कौन से डिफरेंट जो है विभिन्न पोस्ट होते हैं रिग में और उन सबका क्या कार्य होता है, क्या काम होता है। नंबर 2 में है रिग क्रू ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। रिग में जाने के लिए, ऑफशोर ऑनशोर रिग में जाने के लिए हमको कौन कौन सा ट्रेनिंग करना होता है। नंबर 3 में है ट्रेनिंग मैट्रिक्स। ट्रेनिंग मैट्रिक्स क्या है और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ट्रेनिंग मैट्रिक्स का। उसके बाद ट्रेनिंग मैट्रिक्स का कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से फील्ड्स होते हैं और कौन कौन से कोर्सेज जो कंपनी कराती है जॉब मिलने के बाद, वो हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं, क्योंकि रिग सेफ्टी ऑफिसर को ये ट्रेनिंग मैट्रिक्स रिग साइट में मेंटेन करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, और मंथली बेसिस में ट्रेनिंग मैट्रिक्स को क्लाइंट एजेंसी को मेल करना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल रिग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सीनियर पोजीशन है वो रिग मैनेजर है, OIM है, माने ऑफशोर इंस्टॉलेशन मैनेजर। उसके नीचे होता है टूल पुशर और एनटीपी का मतलब होता है नाइट टूल पुशर। तो ये नाइट टूल पुशर जो होता है, ये नाइट में इसकी ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट में। और जो टूल पुशर है ये डे शिफ्ट में रहता है, टूल पुशर। ठीक है, ये एक तरह का सुपरवाइजर है। ठीक है, रिग साइट का ये सुपरवाइजर है, सीनियर सुपरवाइजर है। ठीक है, टूल पुशर। अच्छा, इसके बाद रिग सेफ्टी ऑफिसर है। रिग सेफ्टी ऑफिसर को बहुत सी जगहों में RSTC बोलते हैं, रिग सेफ्टी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, उसके बाद ये मेडिक है। मेडिक माने रिग मेडिक, जो सारे हेल्थ इश्यूज को, इंजरीज को, कोई अगर फिजिकल इंजरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो फर्स्ट एड देना है, फर्दर कोई ट्रीटमेंट का जरूरत है, ये सारी चीजें हाइजीन से रिलेटेड। ठीक है, एम्प्लॉयज का जो है ना हेल्थ रिलेटेड डेटा उसके पास रहेगा, उस मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो जितनी भी चीजें हैं वो सारा करना साइट पे इसकी जिम्मेदारी है, जितना इसको करने की अथॉरिटी है। अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो ये अपना फर्स्ट एड देके, ठीक है ना, ये उसको हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको भेजेगा। ठीक है, तो ये टूल पुशर जैसा कि मैंने बताया कि एक तरह का सुपरवाइजर होता है रिग में, सीनियर सुपरवाइजर को हम लोग रिग में टूल पुशर बोलते हैं। और नाइट टूल पुशर, नाइट में ड्यूटी होती है इसकी। इसके नीचे होता है ड्रिलर। ड्रिलर के नीचे होता है असिस्टेंट ड्रिलर। असिस्टेंट ड्रिलर को शॉर्ट में AD बोलते हैं। इसके नीचे का जो पोजीशन है वो है डेरिक मैन। डेरिक मैन के नीचे जो होता है वो फ्लोर मैन, और फ्लोर मैन के नीचे होता है रस्ट अबाउट। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं तो देखते हैं क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर को अपना काम करना है, सारा मटेरियल लिफ्टिंग वगैरह का। ठीक है, और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का काम है सारा मटेरियल को मूवमेंट करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये है मटेरियल मैन या फिर रिग स्टोर कीपर, इसको कुछ भी बोलिए, मटेरियल मैन भी बोलते हैं इसको ज्यादातर रिग में इसको। ठीक है, बहुत सी जगह में इसको रिग स्टोर कीपर बोलते हैं। अच्छा, ये है चीफ इलेक्ट्रीशियन और उसके नीचे होता है इलेक्ट्रीशियन। चीफ इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी जो होती है वो दिन में होती है। ठीक है, और नाइट शिफ्ट में ये इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी होती है। और फिर चीफ मैकेनिक है। चीफ मैकेनिक के अंडर में आपका मैकेनिक है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि ऐसे कुछ कंपनी ऐसी भी है रिग की जो कि इसके नीचे भी एक पोजीशन रखती है। ठीक है, लेकिन ऐसी कंपनी बहुत कम है रिग की। मैंने तो बहुत कम कंपनी ऐसी देखी है कि इलेक्ट्रिशियन के अंदर होता है, नीचे होता है इलेक्ट्रिकल हेल्पर। उस तरह मैकेनिक, चीफ मैकेनिक और उसके नीचे होता है मैकेनिकल हेल्पर। ऐसा भी पोजीशन होता है कुछ रिग्स में, लेकिन ज्यादातर में चीफ मैकेनिक के बाद मैकेनिक और चीफ इलेक्ट्रिशियन के बाद इलेक्ट्रिशियन होता है। अच्छा, फिर वेल्डर होता है। वेल्डर सारा वेल्डिंग, हॉट वर्क, फैब्रिकेशन, ग्राइंडिंग जो रिलेटेड जॉब होता है वो सारा करना इसकी जिम्मेदारी होती है, वेल्डर। अच्छा, रिग मैनेजर, जैसे कि मैंने बताया कि द मोस्ट सीनियर पर्सन एट द रिग साइट, कि रिग साइट में जो सीनियर पर्सन है एकदम, तो इसकी जिम्मेदारी ये है कि इसको इंश्योर करना। ये इस तरह से मैंने नेचर ऑफ जॉब लिखा है। ठीक है, यहाँ पे। और
इसको आप पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, रिग मैनेजर की जिम्मेदारी ये होती है कि उसको, ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन जो चल रहा है रिग में वो स्मूथली चले, ठीक है, और उसको वो जो है ना सेफ हो ऑपरेशन, किस तरह का एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो, और कोई अनसेफ प्रैक्टिस ना हो रिग क्रू के द्वारा, ठीक है, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द जेएसए हो, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के मुताबिक हो, वर्क परमिट का को फॉलो किया जाए, ठीक है, और सारे क्रू जो है ना ट्रेंड हो, उनकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वैलिड हो, और ये जो है इंचार्ज होता है कि रिग का और रिग ऑपरेशंस का, रिग मैनेजर, ठीक है, इसको इंश्योर करना है कि जितने भी इक्विपमेंट है रिग साइड में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस माने उनका टाइम टू टाइम जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल है वो मेंटेनेंस होता रहे सारे इक्विपमेंट का, ताकि जो टाइम टू टाइम अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स का होता रहेगा तो ऑल ऑफ अ सडन अचानक जो है ना वो मशीन खराब नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है ना वो लॉस नहीं होगा। जबकि रिग में इसको बोलते हैं डाउन टाइम, ठीक है ना, जब ड्रिलिंग किसी रीजन की वजह से, अगर सर्टेन रीजन की वजह से अगर ड्रिलिंग रुक जाता है, उनके प्लान में वो चीज नहीं था, ठीक है, वो ऑल ऑफ ए सडन कोई डिले हो गया किसी सुपरवाइजर की तरफ से, या किसी कोई मशीनरी जो है ना ऑल ऑफ ए सडन किसी रीजन से खराब हो गई, और अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनी का सर्विस है, वो लोग अपना सर्विस देने में साइट में अगर देरी किया, ठीक है, और काम अगर हॉल्ट हो जाता है तो वो डाउन टाइम, उसको डाउन टाइम बोलते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, मतलब लॉस ऑफ प्रोडक्शन जो है रिग में उसको डाउन टाइम बोलते हैं। अच्छा, इसको रिग मैनेजर को ओआईएम को इंश्योर करना कि हाउस कीपिंग हो, रिग में सारी जगहों पे हाउस कीपिंग हो, और सिर्फ ऐसा नहीं कि रिग फ्लोर के साथ साथ जो है ना मड टैंक में, शेल शेकर एरिया में, मड मिक्सिंग एरिया में, मड पंप एरिया में, उसके बाद जहां आप एक्यूमुलेटर यूनिट रखा हुआ है वहां पे, एक कंप्रेशर है जहाँ पे, ठीक है, इस तरह से सब स्ट्रक्चर में, और कैट वॉक में, मटेरियल स्टोरेज, ये जो स्टोर हाउस है वहां पे, मैंने इसके साथ साथ जो साइट में जो कैंप है उस कैंप में, और साइट में जो टी रूम है, कैंटीन है, और जो मेन कैंप है जहाँ पे क्रू रहते हैं, मेन कैंप, वहां भी सारी जगहों पे जो है ना हाउस कीपिंग प्रॉपर हो, ये सब इसको इंश्योर करना होता है, ठीक है, और इसको लीडरशिप जो है ना सही लीडरशिप देना होता है अपने रिग को, सारी क्रू को, क्योंकि ये जो है ही इज द ओनली वन पर्सन हु इज द इंचार्ज ऑफ द रिग इक्विपमेंट्स, द रिग ऑपरेशन एंड ऑल द रिग क्रू। तो इसको, इसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना कि इसको ये एक रोल मॉडल होना, इसको से होना होता है सेफ्टी के मामले में, ताकि इसको देखकर भी जो है ना जो क्रू है वो सीखे कि नहीं, ये सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है, वैल्यू करता है, तो हमको भी करना है। जो ये बात अपनी जबान से कहता है कि सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट द रिग साइड, तो ये जो बोलता है तो ये अपने काम में भी उसको मैंने अप्लाई करता है, ठीक है, सारी चीजें सेफली करता है। तो इससे क्या होता है कि एक सही रोल मॉडल साबित होता है। तो जो दूसरे साइट में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय है, जो भी हैं रिग क्रू में, रिग साइट में, वो सब देखते हैं कि नहीं, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो ये बोलता है वही करता है। तो इसको एक रोल मॉडल होना पड़ता है। इससे क्या होता है कि एक सही इंप्रेशन, मोटिवेशन जो है ना रिग क्रू को, सारे साइट के वर्कर्स को देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। इसके साथ जो है ना इसको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है कि जब रिग मूव हो आफ्टर ड्रिलिंग और वर्क ओवर ऑपरेशंस, जब रिग मूव हो तो उसकी सारी प्रिपरेशन करनी होती है। थर्ड पार्टी कोई कंपनी अगर आई सर्विस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल द हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए, या वेल टेस्टिंग के लिए, या वेल लॉगिंग के लिए, तो वो सारा प्रिपरेशन है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सारा चीज जो है ना इसको देखना पड़ता है, सारा अप टू डेट होना पड़ता है। इसको इंश्योर करना पड़ता है कि साइट में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, नॉन रूटीन एक्टिविटी, ठीक है, जो नॉन रूटीन एक्टिविटी है उसके लिए परमिट चाहिए, लेकिन जो रूटीन एक्टिविटी है वो जैसे कि ड्रिलिंग, ड्रिलिंग एक रूटीन एक्टिविटी है रिग साइट में। अच्छा, डेरिक मैन का हाइट पे जॉब करना मंकी बोर्ड में, ये एक रूटीन एक्टिविटी है। अच्छा, मटेरियल मूवमेंट जो है वहां पे, मटेरियल लिफ्टिंग है क्रेन के जरिए, ये एक रूटीन वर्किंग है, ठीक है। तो अच्छा, कोई ऐसा काम जो किसी एनर्जी सोर्स के से नहीं हो रहा है, जैसे कोई
पावर टूल्स के जरिए नहीं हो रहा है, मैनुअल ब्रश हो रहा है या क्लीनिंग हो रहा है, और वहां पे कोई केमिकल नहीं है, कोई हाइड्रोकार्बन प्रोसेस लाइन नहीं है, हाई प्रेशर लाइन नहीं है, इस तरह का जो बिल्कुल नॉन हैजर्डस एक्टिविटी है, तो इस सब एक्टिविटी के लिए परमिट की जरूरत नहीं होता। लेकिन जो नॉन रूटीन एक्टिविटी होता है उसके लिए परमिट का जरूरत होता है, जैसे प्रेशर टेस्टिंग, ठीक है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ टॉप ड्राइव, जैसे कोई थर्ड पार्टी कंपनी आई है रिग साइट में और उनको वेल टेस्टिंग करना है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करना है, अगर अगर फ्लेयरिंग करना है, बीओपी इंस्टॉलेशन है, रिग मूव है, मास्ट रेज करना है, मास्ट डाउन करना है, ठीक है, ये सारी जो नॉन रूटीन एक्टिविटीज है, कोई क्रिटिकल लिफ्टिंग है, ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इनको नॉन रूटीन एक्टिविटीज के लिए परमिट का जरूरत होता है रिग साइट में। और कंपनी मैन को इंश्योर करना है कि जो भी काम नॉन रूटीन है वो परमिट के द्वारा ही हो, ठीक है, और उसके साथ जैसे जरूर हो, ठीक है, जैसे जरूर हो, जैसे रिव्यूड हो, वर्कर्स जो इन्वॉल्व है प्री जॉब सेफ्टी मीटिंग में जैसे को रिव्यू करना है, जो जैसे के बारे में बताना है कि ये हम लोग काम करने जा रहे हैं तो क्या क्या हजार्ड इनकाउंटर हो सकता है, और इसके साथ क्या सेफ कंट्रोल मेजर है जो मेंशन है जैसे में हमको उसको फॉलो करके करना है। देखिए ये सिर्फ चंद लाइन है, इसको मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो देखिए ये वीडियो कितना लंबा हो रहा है। इस तरह से अगर सारे पोजीशंस को मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसका भी खत्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी जितने भी और डिफरेंट पोजीशंस अगर सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए कि मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक ये चीज समझ में आ जाए कि रिग में कौन कौन सी पोजीशन होते हैं और उनका बेसिकली जो है उनका क्या 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 काम होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे आपको और अगर किसी व्यूअर्स को जरूरत हो, सॉरी, कि अगर किसी एक पोजीशन का फॉर एग्जांपल फ्लोर मैन, रस्ट अबाउट, रिग स्टोर कीपर और ड्रिलर, इस तरह से जो है ना किसी का अगर नेचर ऑफ जॉब कंप्लीट अगर किसी को चाहिए कि उसका क्या काम होता है इसके बारे में, तो मैं अगर कोई कमेंट आता है तो मैं सॉरी उस तरह का कोई वीडियो फिर बनाऊंगा। टूल पुशर जैसा कि सुपरवाइजर होता है रिग साइट में, ठीक है ना, इसका भी काम है कि इज इंचार्ज होता है ऑल ऑपरेशंस। अच्छा, इसको जो है ना ड्रिलर को इसके जस्ट नीचे पोजीशन होता है ड्रिलर को और क्रू मेंबर्स को गाइडेंस नीडेड, सपोर्ट, एडवाइस इसको करना होता है, देखना पड़ता है कि सारी एक्टिविटीज जो है वो सही हो रही हैं। इसके अलावा इसको सेफ्टी मीटिंग्स जो होते हैं और जो ड्रिल होती है उसमें इसको पार्टिसिपेट करना होता है। उसके साथ इसको असिस्ट करना पड़ता है रिग मैनेजर को कि कोई भी अगर जो काम हो रहा है, अगर जैसे कि रिग मूव होना है तो उसका प्रिपरेशन जो है, रिग मूव कंपनी आई है तो उससे मीटिंग, उससे पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे रूट सर्वे होता है, रूट सर्वे चेकलिस्ट होता है, रूट मैप होता है, प्री रिग मूव चेकलिस्ट होता है, प्री रिग मूव मीटिंग चेकलिस्ट होता है। उसके बाद क्रिटिकल लोड डेटा शीट होता है। उसके बाद ट्रेनिंग मैट्रिक्स उनका देखना होता है कि वो सारे जो क्रू है उनका ट्रेनिंग अप टू डेटेड है कि नहीं। इसके अलावा फिर लिस्ट ऑफ द रिग और इक्विपमेंट, रिग इक्विपमेंट कन्वे जो है उसको उसका देखना पड़ता है। मूवमेंट ऑफ सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ द रिग मूव का प्लानिंग करना होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, तो सारी चीजों को देखना होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन है। रिग मूव प्लान फॉर्मेट को अपनी इस कंपनी का यूज करना रिग मूव के वक्त में, ठीक है ना, वो सारी चीजें। अच्छा, क्लाइंट से वेल हैंड ओवर टेक ओवर का काम करना, ये सारी चीजें, ताकि जो जिस वेल को हम लोग काम कर चुके हैं, ड्रिलिंग कर चुके हैं या वेल वर्क ओवर कर चुके हैं हम लोग, अगर नया वेल में वर्क ओवर करना है तो उसका टेक ओवर जाके हैंड ओवर लेना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो चीजों को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा पढ़ना होता है, वीडियो अच्छे से देखना होता है, थोड़ा उसमें टाइम चाहिए, समझना होता है, ठीक है। स्पेशल सर्विसेज होती है थर्ड पार्टी की, जैसे मैंने कहा कि जैसे वेल टेस्टिंग करने के लिए कोई कंपनियां, ये हैलिबर्टन है, स्लम्बर्जर है, या फिर अगर वेल लॉगिंग कोई ऑपरेशन है, वेल लॉगिंग का ऑपरेशन है, फिशिंग ऑपरेशन है, जैरिंग ऑपरेशन है और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है, तो ये सारी चीजें को अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। क्लाइंट ऑडिट है अगर, ठीक है, कभी कभी थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, कभी क्लाइंट ऑडिट होता है। प्री स्पट प्रिपरेशन, प्री स्पट के पहले प्रिपरेशन करना, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। प्री स्पट प्रिपरेशन में एक
अलग से एक वीडियो प्री स्पड पर एक बनाऊंगा, जिसमें वो सारी चीजें जो है क्या क्या करना पड़ता है प्री स्पड में, क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या प्रिपरेशंस है, क्या सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, वो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, क्या ड्रिल कंप्लीट होना है प्री स्पड से पहले, ये सारी चीजें जो है ना उसमें मेंशन करूंगा मैं, ताकि कंप्लीट नॉलेज जो है ना आप लोगों को मिले कि प्री स्पड कैसे करते हैं और क्या होता है। अच्छा, इंश्योर करना है इसको कि इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ओईएम। अच्छा, ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट रिक साइट होना चाहिए, रिक साइट में अवेलेबल होना चाहिए ऑफिस में। क्यों? क्योंकि और ऑल द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, ऑल द थर्ड पार्टी इवन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ एनी इक्विपमेंट और ओईएम सर्टिफिकेट ऑफ द इक्विपमेंट जो है ना, NDT certificate of any equipment, अच्छा कैट 3 कैट 4 इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी सर्टिफिकेट्स जो है रिक साइट में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि कभी इंस्पेक्शन हो, क्लाइंट का ऑडिट हो, तो उसमें वो लोग पूछते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो उसमें वो फर्निश करना पड़ता है, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा, ठीक है। देखिए, रिक सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी यही है कि इसको इंश्योर करना है कि ऑल द वर्क, जितना भी काम हो रहा है वो सेफली हो, ठीक है। अच्छा, कंपनी का जो CMS है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पूरा फॉलो हो रही साइट में। अच्छा, जो ट्रेनिंग करना है, जिस इंडक्शन देना है, न्यू रिक्रू आता है उसको, ठीक है, और कोई विजिटर आता है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी आती है तो उसको HSC इंडक्शन देना है, और बहुत सारी इंटरनल HSC ट्रेनिंग होती है वो उसको देना होता है। अच्छा, ट्रेनिंग मैट्रिक्स को मेंटेन करना होता है। रिग में क्या होता है ना कि जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, ये उसका दायित्व होता है कि जो है ना वो ट्रेनिंग मैट्रिक्स को अपडेट करे कि कौन कौन सा क्रू को कौन सा ट्रेनिंग करना है एज पर द कंपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो एडवाइज होता है कि कुछ ट्रेनिंग जो है वो सभी के लिए होता है, कुछ ट्रेनिंग जो होता है ना कि कुछ पोजीशंस के लिए होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, अच्छा किसका ट्रेनिंग कब एक्सपायर हो रहा है, फिर उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए उसको भेजना है, ये सारी चीजें जो है ना अपडेट करना होता है ट्रेनिंग मैट्रिक्स, ये रिग में सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे इंस्पेक्शंस है, उसको इंश्योर करना है कि ड्रिल जो है वो टाइम पे हो रहा है। अच्छा, जब वो साइट पे जाए तो उसको इंश्योर करना है कि ऑब्जर्व करना है कि कोई अगर अनसेफ प्रैक्टिस है, अनसेफ कंडीशन है, तो उसको जो है ना करेक्टिव एक्शन रिकमेंड करना है, सही काम करने का तरीका उसको बताना है, सेफ्टी के साथ काम करने का तरीका बताना है, ठीक है। कोई हैजर्डस सिचुएशन अगर वो देखता है तो उसको मेंड कराना, सही कराना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो उसको सेफ्टी ऑफिसर को रिग में उसको मेंटेन करना होता है। फिर उसको डेली जो है ना मीटिंग अटेंड करनी होती है सीनियर पर्सनल के साथ। क्लाइंट का HSC होता है, उसमें कंपनी मैन होता है, अपनी कंपनी का रिग मैनेजर होता है, टूल पुशर होता है, मेडिक होता है, इन सब के साथ डेली मीटिंग होती है, ठीक है। जो डेली क्या प्रोग्रेस है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हैजार्ड ऑब्जर्व किया गया है बाय द क्लाइंट HSC और कंपनी में, ठीक है, और कितना सॉर्ट आउट हो चुका है, कितने का करेक्टिव एक्शन लिया जा चुका है, क्यों डिले हो रहा है, अगर नहीं हुआ है तो उसका रीजन क्या है, वैलिड रीजन है, इनवैलिड रीजन है, कि कब करेक्टिफाई होगा, ये हजार्ड कब एलिमिनेट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे हजार्ड ऑब्जर्व हुए हैं तो उसी वक्त उसको जो है ना आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर उसी वक्त लेना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जैसे कि आपका कोई सेफ्टी आइटम जो है ना वो खराब हो गया, उसमें उसको ठीक करने के लिए कोई आपको इक्विपमेंट की जरूरत है, तो उसको आपको प्रोक्योर करना है या अपनी कंपनी मटेरियल रिक्वेस्ट देना है, वो फिर हेड ऑफिस से आएगा, तो कुछ चीजों में टाइम लगती है, ठीक है। लेकिन अगर वो हजार्ड है तो उसी वक्त ऑल ऑफ अ सडन वहीं पर ही उसको कंट्रोल मेजर और उसको जितना अलार्म जिसको बोलते हैं एज एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल उसको रेक्टिफाई करना है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई रीजन है और एक्सीडेंट होने का चांस है और हम काम कर रहे हैं, अब वेट करेंगे किसी वो सामान आने का स्टोर से और किसी इक्विपमेंट के आने का, सेफ्टी इक्विपमेंट के आने का, ऐसा नहीं है। उसको करेक्टिफाई करना है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप रिस्क सेफ्टी ऑफिसर का कंप्लीट जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो इस लिंक में जाके आप देख सकते हैं। एक वीडियो है जिसमें कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्क सेफ्टी ऑफिसर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, रिग मेडिक का क्या काम है? रिग मेडिक का काम है कि साइट में मेडिकल रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं उसको देखना, ठीक है। कोई इंजरी होती है
तो उसको फर्स्ट एड देना, उसका काम होता है। अगर उससे वो फर्स्ट एड काफी है तो ठीक है, और अगर उसको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, इंजरी अगर ज्यादा है, तो उसको अपना फर्स्ट एड दे के उसको जो नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल है जो उसमें उसको ले जाना है, ठीक है, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको ले जाना है, उसको जरूरत है फर्दर ट्रीटमेंट की, तो उसको वहां पे देना है, ठीक है। इसके अलावा उसको देखना है कि रिस्क साइट में जितने भी इम्प्लॉइज हैं, कोई किसी कोई 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 दवा तो नहीं खाते हैं, कोई हाई ब्लड प्रेशर का, शुगर का, और कोई अदर एलर्जी का, ठीक है, किसी चीज से उनको एलर्जी, दूसरी चीज से एलर्जी तो नहीं है, उसको कोई मेडिसिन तो नहीं खाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है कि फला जो फॉर एग्जांपल कि जो वो फला जो टूल पुशर है वो हाई बीपी का टैबलेट लेता है, ठीक है, तो कितना है, उसको प्रेशर कितना रहता है, कौन सा दवा लेता है, वो सब उसके रिकॉर्ड में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब क्रू जब फील्ड ब्रेक में जाती है, हिच में, जब 28 दिन काम करके घर जाती है, उसके बाद फिर 28 दिन के बाद आती है जब साइट पे, तो मेडिक की जिम्मेदारी होती है कि जो है ना सबका जो फॉर्मल एक मेडिकल जो है ना टेस्ट वगैरह इस तरह का बीपी वगैरह चेक करे। और दूसरी बात कि इसमें जिनका प्रेशर रहता है, जिनके उनके उसके रिकॉर्ड में अगर है कि फला आदमी ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का दवा खाता है, तो उससे उसको देखना है कि उसका ब्लड प्रेशर ठीक तो है ना। अच्छा, फिर वर्कर की भी जिम्मेदारी, रिक साइट रिक की एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है कि जब वो छुट्टी के बाद रिग आए, तो अगर उस बीच उसकी कोई तबीयत खराब हुई, कोई नया दवा उसका शुरू हुआ, मेडिकेशन, या फिर अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है, तो ये सब चीज जो है ना उसको शेयर करना है, बताना है रिग मेडिक को, ताकि वो उसके रिकॉर्ड में रहे कि ये आदमी को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जितना भी फर्स्ट एड होता है साइट में, उसका लॉग जो है ना, मतलब इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करना होता है। अच्छा, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है, मेडिसिन का इन्वेंट्री और स्टॉक मेंटेन करना होता है, जो क्लिनिक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर जो अगर वेदर चेंज होता है, तो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, माने कि अगर ठंड बहुत ज्यादा है, तो उसके 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 बारे में बताना कि टेक प्रिकॉशनरी मेजर, वेयर प्रॉपर क्लोथिंग, ठीक है। अगर बहुत गर्मी का वक्त है, अगर बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसको एडवाइस करना है कि बी हाइड्रेटेड, मेक योर सेल्फ हाइजीन। तो ये सारी चीजें, इस तरह से हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें उसको एडवाइस करना होता है रिक्रू को। अच्छा, ड्रिलर जो है, ड्रिलर की जिम्मेदारी होती है टू फॉर द कंट्रोलिंग द ऑल द गेजेस एंड ऑल द कंट्रोल्स इन हिज ड्रिलर कंसोल। उसको देखना होता है ड्रिल फ्लोर में, इसकी जिम्मेदारी होती है कि होस्टिंग ऑपरेशन ड्रो वर्क से हो रहा है, ठीक है ना। जो ब्लॉक्स जो है, ट्रैवलिंग ब्लॉक जो है अप और डाउन हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों को उसको कंट्रोल करना पड़ता है, देखना होता है, ठीक है। और ये जिसके नीचे जो फ्लोर मैन है और जो अदर क्रूज है, वो उन सब का ये सुपरवाइजर होता है। अपने ड्रिल कंसोल में जो है इसको देखना होता है कि मड वेट कितना है, वेट ऑन बिट कितना है, मड रिटर्न वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना, टॉर्क गेज कितना है, ये सारी चीजें इसको देखनी होती हैं। अच्छा, अब कोई अगर इसको इश्यू आ रहा है सेफ्टी रिलेटेड, तो जब वीकली सेफ्टी मीटिंग हो या प्री टॉर सेफ्टी मीटिंग हो, तो उसको उसमें उसको बताना होता है, ठीक है, मैं कि ये प्रॉब्लम्स है सेफ्टी रिलेटेड, हमको इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, अपने क्रू को सही एडवाइस करना है कि सेफ्टी के रिलेटेड सही एडवाइस देना है। फिर ऐसे इसकी तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद इसका काम है कि डेली ड्रिलिंग रिपोर्ट जो है, इसको प्रिपेयर करना होता है और भेजना होता है टू कंसर्न पर्सन। फॉर एग्जांपल, कंसर्न पर्सन इज द कंपनी मैन एंड द रिग मैनेजर। इसके नीचे होता है असिस्टेंट ड्रिलर। असिस्टेंट ड्रिलर जो है वो असिस्ट करता है ड्रिलर को, ठीक है, और एडवाइस करता है फ्लोर मैन को, रफ अबाउट को, और अगर ये ट्रेंड है तो इसको कभी कभी ये रिलीव करता है ड्रिलर को, ठीक है। और
इसको द असिस्टेंट ड्रिलर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबल फॉर सेफ एंड एफिशिएंट, मतलब कि इसको इंश्योर करना है सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, ड्रिल फ्लोर में सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन हो रहा है। अगर मटेरियल लिफ्टिंग हो रही है अगर, तो मटेरियल लिफ्टिंग में इसको देखना पड़ता है, सही एडवाइस करना पड़ता है कि वो तो सेफली मटेरियल लिफ्टिंग हो। कौन सा केसिंग जो है ना अभी नेक्स्ट अभी यूज होना है, ड्रिल पाइप जो नेक्स्ट यूज होना है, ठीक है। अच्छा, जो BHS सेट है अगर जो अभी बॉटम होल असेंबली, तो उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई इक्विपमेंट में रिपेयर है, मेंटेनेंस है, तो चीफ मैकेनिक से उसको मेंटेनेंस करवाना है। ये सारी चीजें जो है ना ये असिस्टेंट डीलर को देखना होता है। देखिए, assist driller in the drilling operations, prepare BHA and other tubular on take. So ये सब इसका जिम्मेदारी होता है। अगर कोई मेंटेनेंस काम है, अगर पंप मड पंप में, रोटेटिंग इक्विपमेंट में कोई मेंटेनेंस का काम है, ड्रो वर्क्स में कोई मेंटेनेंस का काम है, तो वो मेंटेनेंस का काम को करवाना चीफ मैकेनिक से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद डेरिक मैन है। डेरिक मैन एक बंदा होता है जो कि हाइट में मंकी बोर्ड में खड़ा होता है, ठीक है ना। इसका काम होता है कि हैंडल द पाइप की जब ट्रिपिंग होती है, तो जब ट्रिपिंग होती है तो पाइप को एलिवेटर से लेके इसको उसमें फिंगर बोर्ड में, फिंगर्स में इसको चेन करना होता है, फंसाना होता है, ठीक है। और जब उसको जब रन इन होल होता है, जब ट्यूबुलर पाइप अंदर जाता है, तो फिर उसको फिंगर बोर्ड से लेके इसको इसमें एलिवेटर में फंसाना होता है, ताकि वो स्टैंड है, स्टैंड मतलब द जॉइंट ऑफ द ड्रिल पाइप, ओके, 2 or 3 ड्रिल पाइप कनेक्शन इज कॉल्ड द स्टैंड। तो उसको जो है ना फिर उसमें फंसाना होता है एलिवेटर में, फिंगर से लेके उसको एलिवेटर में फंसाना होता है, लैच करना होता है, ताकि फिर वो नीचे जाए। और फिर उसको जो है ना जो फ्लोर मैन काम कर रहे हैं, टोंग से जो है ना उसको टॉर्क करे, माने कि उसको मेकअप करे, टोंग करे, टाइट करे, फास्टनिंग करे, टाइट करे, और फिर वो जो है ना फिर नीचे जाए वो, ठीक है, अंदर वेल में। अच्छा, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेरिक मैन की, टू असिस्ट द मड इंजीनियर इन द मड रिलेटेड प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी इसकी जिम्मेदारी है कि मड रिलेटेड जो हो रही है काम, उसमें इसको मड इंजीनियर को असिस्ट करना होता है। फ्लोरमैन को फ्लोर हैंड ही बोलते हैं, ड्राफ्टनिक ही बोलते हैं। तो ये जो बंदे होते हैं, ये फ्लोरमैन जो है ना, अराउंड 4 फ्लोरमैन जो होते हैं वो रिग फ्लोर में काम करते हैं, ठीक है। ये इनका फिजिकल और बहुत हेक्टिक जॉब होता है। और ये डायरेक्ट इनका डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं ऑफ द ड्रिलर, ठीक है। तो इनका काम होता है मेंटेन द हाउस कीपिंग इन द रिग फ्लोर एंड इंश्योर द ऑल द टूल्स दे आर, मतलब जो टूल्स यूज कर रहे हैं, टोंग्स है, अच्छा जैसे अदर चीज है कि स्लिप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना सही से यूज करना, कोई पिंचिंग हजार्ड ना हो, कोई ट्रिप हजार्ड ना हो, ठीक है। अच्छा, इनको इंश्योर करना है कि जो डॉग हाउस होता है रिग फ्लोर में, वो सारे जिसमें टूल्स और टूल्स वगैरह रखे हुए हैं वो सारे प्रॉपरली रखे हों, वहाँ पे गुड हाउस कीपिंग हो। और रिग फ्लोर में कोई चीज भी खाना पीना जो है ना वो अलाउड नहीं है। इनको ये चीज देखना है कि इनको रिग फ्लोर में कोई चीज खाना पीना नहीं है, जैसे कि ऑपरेटिंग द टोंग्स एंड द स्लीप्स टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट ड्रिल पाइप, ट्यूबुलर्स, केसिंग एंड ड्रिल बिट्स और द टूल्स। ये सब the job of the floor man is to safely and efficiently perform all manual labor tasks on the drilling floor and the BOP area. The floor hand works under the direct supervision of the driller. जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनका काम है कि फिजिकल वर्क है इनका, और सेफली काम करना है। जब ड्रिल पाइप है, ट्यूबुलर्स है, केसिंग है, उनको टोंग से जो है ना कनेक्ट करना। फिर अगर वो जब पुल आउट ऑफ द होल हो, तो फिर उसको ब्रेक आउट टोंग से उसको लूज करना, ठीक है। ये सारे इनका इनका काम होता है। और इनका काम जो है फ्लोरमैन का मेनली काम होता है इनका डेक में होता है, माने रिग फ्लोर में होता है। रस्ट अबाउट जो है ये जस्ट लाइक हेल्पर बोलिए, लेबर बोलिए, हैंडीमैन बोलिए, इसका ये जॉब होता है। ये इंट्री पोजीशन है रिग में। बहुत सारे ऐसे टूल पुशर्स हैं जो कि आज से 10 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले अपना करियर जो है एज ए रस्ट अबाउट यूज
शुरू किए थे। और रस्ट रिबाउट से फिर वो प्रमोट हुए 2-3-4 साल के बाद, अच्छे परफॉर्मेंस से फ्लोर मैन बने, फ्लोर मैन से डेरिक मैन बने, डेरिक मैन से फिर वो एडी बने, मैन बने असिस्टेंट ड्रिलर, उसके बाद ड्रिलर बने, फिर टूल पुशर बने, एनटीपी बने, फिर टूल पुशर बने, फिर सीनियर टूल पुशर बने। फिर इस तरह से उनका वक्त के साथ अपना डेडिकेशन के साथ जो है ना प्रोग्रेस और प्रमोशन होता गया। तो इसका काम क्या है कि इसका जो है ना सारा फिजिकल रिलेटेड इसका एक्टिविटी है, इसको क्रेन ऑपरेटर को जो है ना इनको असिस्ट करना पड़ता है, ऑफ लोडिंग बैक लोडिंग ऑफ द सप्लाई वेसल, गुड हाउस कीपिंग होना चाहिए रिग में सारी जगहों पे, चिपिंग है, पेंटिंग है, ये सारी चीजें इनको करनी पड़ती है। अच्छा, इसको डेरिक मैन को असिस्ट करना पड़ता है मड पिट में, मड पंप एंड केमिकल सैक रूम में। अच्छा, जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो ये जब फ्लोर मैन अगर टी ब्रेक वगैरह के लिए किसी रीजन से 10-15-20 मिनट के लिए गया, तो रिग फ्लोर से गया, तो ये उसकी जगह पे काम करते हैं। जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तब, जब इनका सीनियर, जब ये समझता है, जैसे ड्रिलर वो समझता है, ये टूल पुशर समझता है कि नहीं ये रस्ट अबाउट 3-4 साल से काम कर रहा है, उसको मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये एफिशिएंट है, ये काम समझ गया है, ये फ्लोर मैन का भी काम समझ गया है, ये कर लेगा। तो इस कंडीशन में, सिर्फ इस कंडीशन में ये फ्लोर मैन को रिलीव करता है, ठीक है। अच्छा, जब रिग मूव होता है तब भी इनका रस्ट बॉट का बहुत काम होता है, क्योंकि मटेरियल जो है वो सारी चीजें मूवमेंट होती हैं, ठीक है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में, स्काबाज होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में, तो उन सबको हटाना, फिर नई जगह पे जो है ना सेट करना, फिर कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं ऑफिस में, ट्रेनिंग एचएससी ट्रेनिंग रूम में, वो सारी चीजें अरेंज करना, तो इनका इस तरह का फिजिकल रिलेटेड ही काम होता है साइट में। अच्छा, चीफ इलेक्ट्रीशियन जो है ये इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितना भी मेंटेनेंस काम होता है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, अच्छा अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी खराब हो गई है, ठीक है, अर्थिंग से रिलेटेड काम है। उसके अलावा इनको ये देखना होता है कि सारे काम जो है ये लोटो के साथ, माने लॉक लॉक और टैग आउट के साथ और वर्क परमिट के साथ करें, ये सब चीज इनको देखना होता है। अच्छा, किचन में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको मेंटेनेंस, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब चीजें इनको देखनी होती है, ठीक है। इस तरह चीफ मैकेनिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऑल द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जितने भी है उनका उनका मेंटेनेंस है, उसमें कोई ट्रबल शूटिंग है, कोई मैकेनिकल फेलियर है, कोई गड़बड़ी आ गई है, तो उसको सॉर्ट आउट करना, उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। ये सारी चीजें ये इनको करना पड़ता है, मैकेनिक, चीफ मैकेनिक, ठीक है। मैकेनिकल रिलेटेड जितना भी मेंटेनेंस है सब इनको करना पड़ता है। और इनको भी लोटो और पीटीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। रिग वेल्डर जो है ये इसका काम होता है जितना फैब्रिकेशन और रिपेयर का काम होता है, वेल्डिंग है, कटिंग ब्रेजिंग का काम है, ये सारी चीजें इनको करनी होती हैं, ठीक है। और इनको इंश्योर करना होता है कि जहाँ पे हम अगर हॉट वर्क कर रहे हैं, जब अपने वर्कशॉप में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर है वहां पे अवेलेबल। अच्छा, कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं है, कोई फ्लेमेबल गैस सिलेंडर वहां पे नहीं है, ठीक है, नियर बाय, तो ये सब चीजें देखनी होती है। और वेल्डिंग से रिलेटेड जो रिपेयर है, काम है, इनको ये करना पड़ता है अपने वेल्डिंग शॉप में। क्रेन ऑपरेटर का जितना भी लिफ्टिंग रिलेटेड काम है मटेरियल का, ये सब क्रेन ऑपरेटर को करना होता है, ठीक है। और क्रेन ऑपरेटर को डेली जब वो साइट आता है, जिसको टूर बोलते रिग में, TOUR टोर, तो उसमें मैंने की शिफ्ट को टोर बोलते हैं रिग में। तो उसमें जो है ना इसको क्रेन ऑपरेट करने से पहले जो डेली प्री इंस्पेक्शन चेकलिस्ट जो है, प्री यूज इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है क्रेन का, उसको फिल करना पड़ता है, ठीक है। और फिर वो फिल करके सेफ्टी ऑफिस में उसको देना पड़ता है शाम में, अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद। और ये जो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है जो फिल फिल किया हुआ, ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड 90 डेज कम से कम ऑफिस में मेंटेन होना चाहिए, 90 डेज, ठीक है, 90 डेज, क्योंकि कभी इंस्पेक्शन में ये डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट पूछती है, ठीक है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का काम है जो इंश्योर दैट सेफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इसको भी फिल करना होता है। अच्छा, मटेरियल मैन या रिग स्टोर कीपर, इसको इंश्योर करना है कि
जितना भी वेयर हाउस में, स्टोर में मटेरियल है, सब प्रॉपरली स्टैक है, जो उसका लोकेशन कंप्यूटर में बता रहा है, सैप में बता रहा है या ओरेकल में बता रहा है, या जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करती है, जो उसका बिन है, जो लोकेशन है, उस लोकेशन में ही वो मटेरियल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोई मटेरियल रिक्वेस्ट आता है तो मटेरियल इशू करना, ठीक है, और गुड हाउसकीपिंग मेंटेन करना स्टोर के अंदर। अच्छा, इंश्योर करना कि जो जितने भी पेंट्स है वो प्रॉपर लॉकर में हो, लॉकर में हो, ऊपर में लेवल हो कि पेंट स्टोरेज केबिन है, पेंट स्टोरेज एरिया है, ठीक है, और वहां पे कोई नजदीक में अच्छा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ना हो, कोई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल लाइट ना हो, ठीक है, और इसके साथ साथ केमिकल स्टोरेज एरिया में भी इंश्योर करना है दो के एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट हो वहां पे, पेंट स्टोरेज एरिया में भी और केमिकल स्टोरेज एरिया में भी जो है वो एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट वहां पे इस्तेमाल हो। अच्छा, नियर बाय में एसोसिएटेड जो उसका रिलेटेड फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए अंदर में, ठीक है। अच्छा, कोई स्लिप ट्रिप का हजार्ड नहीं होना चाहिए अंदर में। अच्छा, अगर अपना स्टॉक को मेंटेन करना है उसको तो मटेरियल रिक्वेस्ट बनाना है तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो मतलब ही हैज टू रन, मतलब अपना स्टोर उसको रन करना है और मटेरियल इशू करना है, रिसीव करना है, जो कंपनी का स्टैंडर्ड है, जो पॉलिसी है, जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है, सेफली करना है। अच्छा, जो सेकंड एलिमेंट है ट्रेनिंग का, रिक्रू ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। सो हम अगर ऑफशोर में जाना चाहते हैं रिग में, तो हमको बोसेट करना होता है। ये बोसेट 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, ओपिटो अप्रूव्ड, और H2S ओपिटो अप्रूव्ड ये 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। फिर होता है IADC रिग पास ट्रेनिंग होता है। H2S अगर हम ऑनशोर में जा रहे हैं तो जनरल H2S ट्रेनिंग इसमें चलता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग करा रही है और जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे रहा है वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय योर क्लाइंट, ठीक है, तभी वो ट्रेनिंग मतलब मान्य होगी क्लाइंट की नजर में। अच्छा, जॉब जब मिलता है तो उसके बाद फिर साइट ओरिएंटेशन होता है। अच्छा, रिग मेडिक जो है ना वो क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, उस कंट्री के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसको उसके पास मतलब पैरामेडिक के लिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अच्छा, वेल कंट्रोल सर्टिफिकेट टूल पुशर के पास होना चाहिए, IADC IWCF वेल कंट्रोल सर्टिफिकेट, टूल पुशर, नाइट टूल पुशर, ड्रिलर और AD। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये वैलिड होता है 2 साल के लिए। 2 साल के बाद फिर इनको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, वेल्डर सर्टिफाइड होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर जो है सर्टिफाइड एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए बाय थर्ड पार्टी, फोर्कलिफ्ट सर्टिफाइड एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए बाय थर्ड पार्टी। AGT अगर कोई ऐसा रिग साइट है, कोई ऐसा वेल है जहाँ पे H2S कंसंट्रेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो कुछ वेल ऐसे होते हैं जहाँ पे H2S का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें कंपनी बोलती है कि सेफ्टी ऑफिसर शुड हैव, मैंने सेफ्टी ऑफिसर के पास ये कोर्स किया होना चाहिए उसको, AGT ऑथोराइज गैस टेस्टर, और अकॉर्डिंग रिग के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना, रिग में हर टॉर में मैंने हर शिफ्ट में कम से कम 2 बंदा ऐसा होना चाहिए, 2 एम्प्लॉय जो ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर हो, ठीक है, तो ये सिस्टम है। ये जो ट्रेनिंग है, ये सब सर्टिफिकेशन है, ये जॉब से पहले की है, ठीक है, जॉब से पहले की है। जो अलग अलग पोजीशन, जैसे आप क्रेन ऑपरेटर है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप वेल कंट्रोल में अगर आप TP है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो बोसिट वगैरह है, H2S, ये सबको सब इंप्लॉय के पास होना चाहिए, ताकि वो हालांकि वो अगर रिग मैनेजर है या कोई ड्रिलर है या रस्ट अबाउट है, कोई भी है, तो उसके पास ये जो बोसेट है, H2S है, IADC रिग पास, ये सब के पास ही होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग है ये पोजीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे आप रिग मेडिक है तो ये आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अच्छा, इसके बाद मैं फर्दर ट्रेनिंग मैट्रिक्स में कुछ ट्रेनिंग्स मेंशन करूंगा, तो वो ट्रेनिंग जो है ना अलग है। वो ट्रेनिंग क्या है कि आपको जॉब मिलने के बाद आपकी कंपनी वो ट्रेनिंग कराती है, ठीक है ना, वो ट्रेनिंग आपके जॉब मिलने के बाद आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग कराती है। अच्छा, जो थर्ड एलिमेंट है हमारा ट्रेनिंग मैट्रिक्स, तो ट्रेनिंग मैट्रिक्स क्या है, मैंने ट्रेनिंग मैट्रिक्स एक ऐसा टेबल है, देखिए कितना शॉर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव एक डेफिनेशन लिखने की मैंने कोशिश की है। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपके लिए कि मतलब ट्रेनिंग मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि रिग सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। लेकिन जनरल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जो सेफ्टी ऑफिसर होता है जनरली वो इसको मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। अगर कुछ कंपनी में होता है कि HSC एडमिन, HSC
बेसिक क्लर्क होता है वो इसको मेंटेन करता है, ठीक है, या कुछ कंपनी में जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है वही मेंटेन करता है ट्रेनिंग मैट्रिक्स। मगर रिग में क्या होता है कि सेफ्टी ऑफिसर को ही, रिग सेफ्टी ऑफिसर को ही ट्रेनिंग मैट्रिक्स मेंटेन करना होता है। तो ट्रेनिंग मैट्रिक्स को देखिए, जब मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि आखिर है क्या, तो ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो है ना वो एक तरह का विजुअल टेबल है, ठीक है ना, एक टेबल है जिसमें मेंशन होता है कि हर एम्प्लॉय का नाम, उसका पोजीशन और कौन कौन सा ट्रेनिंग उसको करना है, और कौन कौन सा ट्रेनिंग उस मैंडेटरी है, कौन कौन सा ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग है, कौन कौन सा ट्रेनिंग जो है ना ऑब्लिगेटरी है, और कौन कौन सा ट्रेनिंग वो कर चुका है। उस पूरे ट्रेनिंग मैट्रिक्स को देखने से समझ में आता है, और कौन कौन सा ट्रेनिंग वो कर चुका है, और कौन सा ट्रेनिंग जो है उसका कब एक्सपायर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर से उसको वो ट्रेनिंग सही वक्त में करना होगा, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग मैट्रिक्स मतलब कि सिंपली अगर इसको मैं बोलूं कि ट्रेनिंग मैट्रिक्स एक ऐसा टेबल है जिसमें सारे कर्मचारियों का जो है ना पूरा डेटा मेंटेन होता है कि वो कौन कौन सा ट्रेनिंग उनको करना है, कौन कौन सा ट्रेनिंग कर लिए हैं, और उनका ट्रेनिंग कब तक वैलिड है, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको उसमें मिलता है, और उसमें देखना होता है कि कुछ ट्रेनिंग जो होती है वो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है, कुछ ट्रेनिंग जो होती है अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है, कुछ ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है जो कि एकदम बिल्कुल मैंडेटरी है, कुछ ट्रेनिंग है जो अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि सर्टिफिकेट वैलिडिटी, उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। अच्छा, एक चीज और कि इसमें जो है ना ट्रेनिंग मैट्रिक्स, जो रिस्क सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो अपने रिस्क साइट में मेंटेन कर रहा है, उसको हर मंथ में, मंथली में जो है ना, मंथली बेसिस में अपना अपडेटेड और करंट जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स है उसको क्लाइंट एचएससी को मेंटेन मेल करना पड़ता है, ठीक है। ये सिस्टम है रिग में। ट्रेनिंग मैट्रिक्स टेबल में क्या क्या एलिमेंट होता है, क्या क्या हम लोग मेंटेन करते हैं। पहला एम्प्लॉयज नेम है, अच्छा एम्प्लॉय आईडी है, अच्छा इसके अलावा जैसे ये भी है रिच साइट, जो वेल नेम क्या है, वेल लोकेशन क्या है, ठीक है, वो सब भी उसमें रहता है, टेबल में फील्ड्स रहते हैं। अच्छा डेजिग्नेशन, कौन सा एम्प्लॉय का क्या डिजिग्नेशन है, वो टूल पुशर है, वो रिक मैनेजर है, वो मेडिक है, वो रस्ट अबाउट है। अच्छा वैलिडिटी और या फ्रीक्वेंसी, मैंने उसका जो वो ट्रेनिंग जो किया है वो कब तक वैलिड है वो ट्रेनिंग, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेल कंट्रोल सर्टिफिकेट है ड्रिलर का, तो वो कब उसका एक्सपायर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, फिर उसको कब करना है। कुछ ट्रेनिंग है जो हर साल करना होता है, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग है जो सिर्फ वंस एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आपको जॉब मिली है उस वक्त करना है, ठीक है। तो उस वो सारी चीजें इसमें मेंशन होती है, इस टेबल में, टेबल की इस फील्ड में मेंशन होती है, ठीक है। ट्रेनिंग कोर्सेज, अच्छा कौन कौन सा ट्रेनिंग कोर्सेज, माने कौन कौन सा ट्रेनिंग, जैसे आईएडीसी रिक पास हो गया, ड्रॉप सर्वे इंस्पेक्शन हो गया, अच्छा पीटीडब्ल्यू हो गया, लोटो हो गया, ठीक है, पिंचिंग हैजार्ड हो गया, एंड आपका वर्क एट हाइट हो गया, कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर हो गया। वो सारी चीजें कौन सा ट्रेनिंग है, ये कौन सा, अच्छा ये ट्रेनिंग है, तो वो सब इसमें इस फील्ड मेंटेन होता है ट्रेनिंग कोर्सेज में। अच्छा वो ट्रेनिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग है, मैंडेटरी ट्रेनिंग है, या फिर नॉट एप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड, माने कि ये सब के लिए ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड, ये इस बंदे के लिए ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग फला बंदे के लिए है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें मेंटेन होती है। अच्छा ये चीजें, मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि कौन कौन सा ट्रेनिंग, ये जो सारी ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये जॉब मिलने के बाद कंपनी कराती है, ठीक है ना। जब आप पहली बार जा रहे हैं रिग में, और रिग में जा रहे हैं, उस रिग में जॉब मिलने के बाद जब आप साइट में जाते हैं, तो कंपनी अपने खर्च से अपने क्रू को ये सारी ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग्स कराती हैं, ठीक है, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और कंट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो क्लाइंट टू क्लाइंट कुछ ट्रेनिंग्स है जो क्लाइंट बोलता है, कुछ कुछ क्लाइंट्स के लिए ट्रेनिंग के इस लिस्ट में कुछ फेर फेर बदल है, ठीक है। कुछ क्लाइंट के पास इससे भी ज्यादा उसका स्टैंडर्ड है कि आप कॉन्ट्रेक्टर को बोलता है कि आपको और 3-4 दूसरी ट्रेनिंग्स है, ये सब आपको कराना होगा अपने क्रू को, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स जो है कंपनी कराती है जॉब मिलने के बाद। तो यही जो ट्रेनिंग्स है, ये सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो ट्रेनिंग मैट्रिक्स में मेंटेन करता है। देखिए ये सारी ट्रेनिंग्स है, ये सारी ट्रेनिंग्स है, देखिए ये सारी ट्रेनिंग्स है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा ना, ट्रेनिंग्स मेंटेन इन ट्रेनिंग मैट्रिक्स, माने ये सब ट्रेनिंग जो है मेंटेन होता है ट्रेनिंग मैट्रिक्स में। कौन करता है, रिस्क सेफ्टी ऑफिसर, आर कंडक्टेड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट बाय कंपनी, जॉब मिलने के बाद कंपनी कराती है, ठीक है, ट्रेनिंग।
अच्छा, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कंप्लायंस, ट्रेनिंग क्यों क्यों ट्रेनिंग कराती हैं, ठीक है। तो इसका देखिए रीजन मैंने लिखा है कि ट्रेनिंग कराने से क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय के अंदर जो है ना एचएससी स्किल, एचएससी नॉलेज, एचएससी बिहेवियर उसका सही होता है, उसका जो है ना एचएससी कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है कि नहीं, कंपनी सेफ्टी को वैल्यू करती है, मुझे भी सेफ्टी को फॉलो करना है, ये मेरे लिए भी बेहतर है, मेरी फैमिली के लिए बेहतर है, मेरे साथ काम करने वाली क्रू के लिए बेहतर है, साइट के लिए बेहतर है, ठीक है। तो एचएससी स्किल को डेवलप करता है, एचएससी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करता है, नॉलेज को डेवलप करता है। तो ये सारी चीजें जो है बेहतर चीज है, इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है। और मैं ही समझता हूँ कि जो मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्रू की अच्छी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए। तो अच्छी कंपनी जितनी भी होती है अपनी एम्प्लॉयज को अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा एज पर द रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग दिलाती है, ताकि एम्प्लॉयज का जो समझ है, जो बिहेवियर है, जो उसका स्किल है, जो जैसी नॉलेज है, वो सब चीज बढ़े, वो ज्यादा सेफली काम करे। अच्छा, नंबर 2 जो इसका रीजन बताया है कि टू फुलफिल द क्लाइंट बोलता है कि आपको अपने क्रू को ये ट्रेनिंग कराना है, लाजिम है, मैंडेटरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि क्रू जो है ना, आज समझ, उनके अंदर समझ पैदा होती है, और वो हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर समझ पैदा होती है, हजार्ड के बारे में समझते हैं, हजार्ड से कैसे बचा जाए वो समझते हैं, और रिस्क को कैसे मिटिगेट और कम किया जाए, खत्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, वो सब उनके अंदर समझ और उनके अंदर नॉलेज पैदा होती है ट्रेनिंग से। अच्छा, रीग और कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं, कंट्री बोलता है नहीं, ये ट्रेनिंग आपको करा के ही काम कराना है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिसेस, मतलब इंडस्ट्री का जो काम हो, सारा जो एक्टिविटीज वो बेस्ट हो, ठीक है ना। इसी वजह से ट्रेनिंग कराई कराई जाती है कंपनी में। अच्छा, थोड़े की पॉइंट्स है यहाँ पे कि ट्रेनिंग मैट्रिक्स से रिलेटेड, के ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो है ना, रिक कॉन्ट्रैक्टर को ट्रेनिंग मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है, और उसको जो है ना, हर ट्रेनिंग मैट्रिक्स जो है वो अप्रूव होना चाहिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट श्योर हो आपका तो अप्रूव बाय द क्लाइंट एचएससी, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेनिंग मैट्रिक्स है हर 3 साल में, देखिए 3 साल में रिव्यूड होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए हर 3 साल में क्लाइंट एचएससी से। उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा कि जो करंट एंड अपडेटेड ट्रेनिंग मैट्रिक्स होता है, उसको जो है ना रिस्क सेफ्टी ऑफिसर को क्लाइंट एचएससी को मंथली भेजना पड़ता है। अच्छा, जो एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग किए हुए हैं तो उनको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है ना अपने पास रखना होता है रिग में, ठीक है। तो ताकि कभी क्या होता है कि क्लाइंट एचएससी आता है या इंस्पेक्शन के लिए कोई आता है या ऑडिट होता है जब साइट में, तो वो पूछते हैं कि आप किसी भी एम्प्लॉय से, क्या आपने H2S का ट्रेनिंग किया है? अच्छा ठीक है, आपका H2S ट्रेनिंग कार्ड किधर है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किधर है, आपने ड्रॉप्स का ट्रेनिंग किया है, आपका ड्रॉप्स का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किधर है। अच्छा, अगर आप चीफ इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, तो आपने लोटो का ट्रेनिंग किया है, आपने पीटीडब्ल्यू का ट्रेनिंग किया है, आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, ठीक है। तो ये सब इसीलिए वो सारी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो साइट में होनी चाहिए। लेकिन होता ऐसा जनरली है कि एम्प्लॉय को एक कॉपी दी जाती है, लेकिन उसको ओरिजिनल जो कॉपी है वो रिग साइट में एचएससी ट्रेनिंग ऑफिस में उसको फाइल करके अच्छे से रखा जाता, ताकि कभी ऑडिट हो, इंस्पेक्शन हो, क्लाइंट के एचएससी पूछे तो वो सब उसको फर्निश किया जा सके, दिखाया जा सके। अच्छा, रिग सेफ्टी ऑफिसर या रिग एचएससी ट्रेनर या रिग आरएसटीसी रिग सेफ्टी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, उसको इंश्योर करना है कि जब वो ट्रेनिंग करा रहा हो, इन हाउस ट्रेनिंग, ठीक है ना, तो इंश्योर कराना है कि जो जो भी रिग क्रू, जो भी एम्प्लॉयज ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर किया है। ये उसका ट्रेनर का एक प्रूफ है कि हाँ मैंने इसको ट्रेनिंग कराया है और इसने ट्रेनिंग की है, और इस डॉक्यूमेंट को जो अटेंडेंस शीट है उसको मेंटेन करके रखना होता है ऑफिस में। अच्छा, रिग एचएससी ऑफिसर या ट्रेनर को जो है ना उस जो सारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स जो है उसको फाइलिंग सिस्टम में मेंटेन करना होता है, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग ट्रैकिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में उसको सेव करके रखना होता है, ठीक है, ताकि कभी ऑडिट इंस्पेक्शन वगैरह में अगर पूछा जाए तो वो उसको फर्निश कर सके। अच्छा, यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो ऑफशोर से रिलेटेड है, रिग से रिलेटेड है, जैसे ओपिटो। ओपिटो का मतलब होता है ऑफशोर पेट्रोलियम इंडस्ट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। बोसेट, बेसिक ऑफशोर ट्रेनिंग इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग। MODU, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट। HUET, हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग। CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। SIMOPS, साइमल्टेनियस ऑपरेशंस।
IADC इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, IWCF इंटरनेशनल वेल कंट्रोल फोरम। तो यह मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि टूल पुशर, नाइट टूल पुशर ड्रिलर और असिस्टेंट ड्रिलर के पास वैलिड वेल कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वेल कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है ना, वो इंस्टीट्यूट जो जिससे वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो इंस्टीट्यूट जो है ना एफिलिएटेड होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए इधर बाय द IADC और IWCF के द्वारा, ठीक है ना। उसी इंस्टीट्यूट का वेल कंट्रोल सर्टिफिकेट का मान्यता होता है, बाकी दूसरा का नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अवेयरनेस, अगर हम बोलते हैं कि आपके अंदर अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस किसको बोलते हैं? तो अवेयरनेस मतलब होता है कि जो है ना, आपके पास नॉलेज है, किसी चीज का आपके पास ज्ञान है, तो किसी को चीज को देखकर, किसी को देखकर आपके अंदर, या आपको कोई बताया है, समझाया है किसी चीज के बारे में, और फिर आपके अंदर जो नॉलेज आया है उसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है ना। ये अवेयरनेस आपके अंदर है। और एक चीज और है कि जितना भी अवेयरनेस ट्रेनिंग होता है, अवेयरनेस, जस्ट फॉर अवेयरनेस ऑफ द रिक्रू, तो वो 4 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है ना। अच्छा, HSC बिहेवियर क्या है? HSC बिहेवियर माने द कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंट जो होता है, द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परामेंट एंड एसोसिएटेड, आपका जो रिलेटेड, आपसे रिलेटेड जो एक्शन है, जो वर्ड्स है, जो एक आदमी का, एक ग्रुप का, जो वो जो सोचता है, समझता है सेफ्टी से रिलेटेड, और सेफ्टी रिलेटेड कोई चीज को जो किस तरह से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो वो उसका बिहेवियर है, वो उसका HSC बिहेवियर है, ठीक है। स्किल क्या है? स्किल माने की प्रोफिशिएंसी, आपकी प्रोफिशिएंसी फैसिलिटी जो है, दैट इज एक्वायर्ड और डेवलप्ड थ्रू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के जरिए द्वारा, या काम करते 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 तजुर्बा के जरिए जो आपके अंदर सलाहियत पैदा होती है, जो एबिलिटी पैदा होती है, उसको स्किल बोलते हैं। अच्छा, HSC पासपोर्ट और ट्रेनिंग पासपोर्ट दोनों सेम चीज है। ये क्या होता है? ये एक स्मॉल पॉकेट बुकलेट होता है, ठीक है ना, जो हर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयज को दिया जाता है, और उसमें मेंशन होता है कि इस एम्प्लॉय ने कौन कौन सा ट्रेनिंग, सारे ट्रेनिंग्स, जो पूरा ट्रेनिंग लिस्ट है, जैसे 20, 30, 35 ट्रेनिंग्स का लिस्ट है कंपनी का, ठीक है ना, उस प्रोजेक्ट का, उस साइट का, तो वो सारा ट्रेनिंग उसमें, ट्रेनिंग टाइटल उसमें मेंशन रहता है। तो उस बंदे ने, उस एम्प्लॉय ने कौन सा ट्रेनिंग कब किया, ठीक है ना, और उसमें सिग्नेचर होता है ट्रेनर का। तो वो जो बुकलेट होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेनिंग कब किया, और कौन सा ट्रेनिंग किया, और कब इसका ट्रेनिंग एक्सपायर होगा, ठीक है ना। ये जो इंफॉर्मेशन उस बुकलेट में है, उसी बुकलेट को हम लोग HSC पासपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। ये वीडियो लंबा है, लेकिन कोई भी चीज को सीखने के लिए, कुछ शॉर्ट वीडियो तो ऐसे ही तुरंत आदमी बना ले, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है, सीखना है, समझना है किसी चीज को अच्छे से, तो उसमें वक्त लगता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों को मैंने बताने की कोशिश की, तो शायद कि मैं कामयाब हुआ कुछ हद तक। तो आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, और अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में इसको, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।